के लिए कोरम चाहिए अपन को, कोरम मतलब 50% ऑफ टोटल मेंबर चाहिए होते हैं। वोटिंग के लिए चाहिए होते हैं मिनिमम 75%, अब ताकि अपन रिजोल्यूशन पास कर सकें। अब देखिए सीजी को दिया गया है 1/3 पोर्शन। क्यों सीजी को 1/3 पोर्शन क्यों दिया गया है? क्योंकि सीजी एक अकेला है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके अंदर बहुत कम वो है स्टेट्स है, पर स्टेट के अंदर जो है बहुत सारे स्टेट, मतलब स्टेट बहुत सारे एक तरह से, और सीजी एक ही है, तो इसलिए 1/3 इसको दिया और 2/3 एसजी को अपने दे दिया है ऑफ टोटल वोट का। इसके बाद जो चार्जिंग सेक्शन की बात करते हैं तो जो CGST लेवी होता है 9 सबसेक्शन 1 के अंदर, तो इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के, ठीक है, वो लेवी उस पर नहीं होता है। और जो रेट है जो CGST है उसकी एक्सीड नहीं करनी चाहिए 20% से, और जो वैल्यू है वो अंडर सेक्शन 15 जो डिटरमाइन होती है उसके बेसिस पर यहाँ पर टैक्स लगता है। इसके बाद जो है सप्लाई वाले चैप्टर में देखेंगे 7(1)(c) में बोला गया है कि जो डीम्ड सप्लाई है उसके लिए जो है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप है वो अपन देखते हैं, पर अगर वो गिफ्ट है अप टू 50,000 तो उसको नॉट अ सप्लाई अपन को मान के चलना है। क्यों? क्योंकि 50,000 का गिफ्ट जो यहाँ पर कहाँ पे, मतलब उसका प्रोविज़न कहाँ पे कवर हो जाता है अपने IFOS में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, पर 50,000 से ज़्यादा होते ही जो यहाँ पर वो अपने डीम्ड सप्लाई बन जाएगा। ग्रेटर देन 50,000 पे डीम्ड सप्लाई अपन मान लेते हैं उसको, तो इस तरह से 7(1)(c) में वो बार मतलब कवर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो कंपोजिशन स्कीम में बात करेंगे तो इसमें अपन ने याद करा था कि सबसे पहले लेवी, मतलब वो क्या नाम से, तो 3 लोग अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, मतलब 4 लोग देखते हैं मेनली, तो उसमें अपन मटर और सर्विस प्रोवाइडर को देखते हैं। मटर मतलब मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, मटर में अपन ने देखा था जो रेट कैसे लगेगी इसमें, तो इसको याद रखना आपको 1%, 1%, 5% और 6%। 1% किसके लिए? म के लिए, म यानी मैन्युफैक्चरर, और ट के लिए भी 1%, ठीक है, ट के लिए भी 1% अपन को रखनी है, और र के लिए यानी ट यानी ट्रेडर और र यानी रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट के लिए यहाँ पर 5% रखनी थी, और सर्विस प्रोवाइडर के लिए यहाँ पर 6% रखनी थी। ठीक है, अब जो अपन ये 1%, 5%, ये 6% ये जो लगाएंगे वो किसका लगाएंगे? तो मैन्युफैक्चरर के केस में टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों लेना, उसका 1% निकालना है, पर ट्रेडर के केस में टी से ट्रेडर और टी से टैक्सेबल ही लेना है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है केवल टैक्सेबल से, तो इसलिए इसका 1% टैक्सेबल सप्लाई का अपन निकालेंगे। रेस्टोरेंट में से दोनों जो है निकालेंगे, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों का, और साथ ही सर्विस प्रोवाइडर में भी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसमें भी अपन लेंगे दोनों का, यानी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। ठीक है, इसके बाद बात की गई है कि मार्जिनल सर्विस, मतलब एक नोट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि मार्जिनल सर्विस केवल वही देगा जो 10(1) में रेस्टोरेंट सर्विस को लेकर, मतलब जो है सर्विस दे रहा है, मतलब जो 10(1) में कवर है ना, और अगर वो बोला गया क्वेश्चन में कि रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं तो उस रेस्टोरेंट सर्विस के अतिरिक्त वो जो यहाँ पर मार्जिनल सर्विस दे सकता है। वो कैसे याद रखा था अपने 5-10, तो 5 से अपन ने क्या रखा था 5%, 5 लाख और 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, विच एवर इज हायर के लिए गया एक तरह से यहाँ पर, क्योंकि अपन उसको बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, तो बेनिफिट हायर करके अपन उसको देंगे, तो इसलिए यहाँ पर हायर बताया गया। इसके बाद जो है आपको ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद 10(2) में जो है अपन को जब भी अलाउ किया जाएगा जब आप 10(1) की रेस्टोरेंट के अलावा कुछ अदर सर्विस भी ले सकते हैं, मतलब विच एवर इज हायर वाली कंडीशन, वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो कंपोजिशन स्कीम है वो अगर आपने एक ब्रांच के लिए ले लिया तो दूसरे ब्रांच के लिए आप नॉर्मल स्कीम ऐसे ऑप्ट नहीं कर सकते। 1 फॉर ऑल फॉर 1, यानी कि एक ब्रांच में अगर आप ले लिए तो सभी में कॉम्पो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद ये क्या बोला गया है कि कॉम्पो अगर एक POB पर कॉम्पो ये वही बात हो गई। और करंट फाइनेंशियल ईयर में जो है अगर कॉम्पो आपने लिया है, एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड आपकी क्रॉस हो गई है, और वो क्या है यहाँ पर 75 लाख और 150 लाख, वो किस बेसिस पे? नागमणि मिस्त्री UKP मेक्सी उसमें 75 लाख और बाकी सब में 150 लाख। ठीक है, तो इस तरह से इसकी थ्रेशोल्ड देखनी है, और उसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में आप मैन्युफैक्चरर होते हुए इन चीज़ों को सप्लाई ना करो। तो वो कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहले तो तगारी वाले काम, यानी कि पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको, एरिएटेड वाटर, ठीक है, फ्लाइज, ब्रिक, बिल्डिंग, रूफिंग, टाइल्स वगैरह, तो वो सारे जो है आपको करंट ईयर में मैन्युफैक्चरर होते हुए आप नहीं कर सकते, पर ट्रेडर होते हुए कर सकते हो, मैन्युफैक्चरर होते हुए नहीं करना बस आपको। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी कि आपको इंटर स्टेट जो आउटवर्ड सप्लाई पे, मतलब आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई में एंगेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम किस सेक्शन में कवर है, मतलब किस उसमें कवर है, जो आपका चार्जिंग सेक्शन है उसमें। और चार्जिंग सेक्शन किसकी बात करता है? केवल CGST की। ठीक है, तो अपन इंटर पे नहीं जा सकते क्योंकि IGST आ जाएगा उसमें। तो
इसलिए जो है आउटर सप्लाई में आप इंगेज नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो है ऐसे कोई भी गुड्स है जो लेविएबल टू टैक्स नहीं है, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो लेविएबल टू टैक्स नहीं है। तो जो लेविएबल टू टैक्स नहीं है तो वो चार्जिंग स्कीम में भी नहीं आना चाहिए। और चार्जिंग स्कीम कौन सा है? कंपोजिशन स्कीम। इसलिए जो है आपको वो चीज़ें नहीं लेनी है, मतलब वो जो 5 प्रोडक्ट है जो चार्जिंग सेक्शन से बाहर है और एक वो अल्कोहलिक लिकर वाला, उसमें जो है आप सप्लाई नहीं करते हुए होनी चाहिए। इसके बाद जो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ECO है उसमें आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हुए होनी चाहिए। इसको मैंने याद करवाया था आपको कि इको की बुक लेकर आप सर्विस देते हुए नहीं पकड़े जाने चाहिए। इसके अलावा बोला गया है कि NRTP CTP कोई भी यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है मोर देन 1 ब्रांच पे तो एक सभी के लिए आपको जो है कॉम्पो ऑप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा नई स्कीम, जो न्यू स्कीम यहाँ पर बताई गई है 10(2)A की, और उसमें बात की गई यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर्स की। सर्विस प्रोवाइडर बोले तो जो अपने उस वाली रेस्टोरेंट सर्विस में नहीं आ रहा और नहीं मार्जिनल सर्विस में आ रहा है, यानी कि 10(1) और 10(2) में अगर दोनों में वो नहीं आ रहा तो वो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर में कवर हो जाएगा। अब उसको कैसे चेक करना है अपन को सर्विस प्रोवाइडर के लिए? ऐसा अगर आप देखोगे तो थोड़ा 5 से मिलता हुआ होता है तो 50 लाख यहाँ पर थ्रेशोल्ड आ जाती है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख को यहाँ पर एक्सीड नहीं करता है तो आप जो यहाँ पर करंट मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो अगर 50 लाख क्रॉस नहीं करता है तो आप जो है करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या ले सकते हो? सर्विस प्रोवाइडर वाली स्कीम में ले सकते हो, 10(2)A में आ सकते हो। पर करंट फाइनेंशियल में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जैसे ही आप उस 50 लाख की थ्रेशोल्ड को पार कर दोगे तो आप नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाओगे। ठीक है, रेट मैंने आपको बताई दी 6% है, टैक्सेबल और एग्जाम दोनों का मिला के। और एक और चीज़ बता दो कि जो मैंने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन बताई है कंपोजिशन स्कीम में कि वो नॉट लेवेबल टू टैक्स वाली मतलब सप्लाई गुड्स एंड सर्विस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो अगर क्या हो एग्जेम्प्टेड में हो तो एग्जेम्प्टेड में तो हो जाएगा, क्योंकि एग्जेम्प्टेड पे चार्जिंग सेक्शन तो लगता है ना, बस उसको नोटिफिकेशन करके उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, पर चार्जिंग सेक्शन तो उस पर अप्लाई होता है, तो इसलिए इसको मना नहीं किया गया एग्जेम्प्टेड को। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है अपना टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट वाला चैप्टर। तो 31(3)B में अपन बात करते हैं कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस की। तो रजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है, वो किसको माल भेज रहा है यहाँ पर, मतलब सप्लाई कर रहा है अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को। अब ये करने का मतलब वो क्या है? तो 31(3)B क्या बोलता है कि रजिस्टर्ड सप्लायर है और वो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को कोई माल यहाँ पर सप्लाई करता है। तो ये कुछ एग्जांपल आपको आपके आसपास ही दिख जाएगा, जैसे डी-मार्ट है, ठीक है, तो डी-मार्ट में जो सप्लाई कर रहे हैं वो तो रजिस्टर्ड होंगे, और अगर आप जाते हैं वहाँ पर कुछ सामान खरीदने तो आप अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट ही है ना आप एक तरह से। तो इसलिए जो यहाँ पर अगर वो सप्लाई है लेस देन 200 और जो रेसिपिएंट है उसको इनवॉइस नहीं चाहिए, ऐसा वो मतलब वो अपने एक्ट से दिखा दिया तो कि उसको मतलब जो यहाँ पर इनवॉइस नहीं चाहिए, और रेसिपिएंट जो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड है, और साथ ही में जो यहाँ पर ये सारी कंडीशन अगर पूरी फुलफिल हो जाती है तो रजिस्टर्ड सप्लायर क्या करेगा? कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर देगा। अब लेस देन 200 होना चाहिए, इसको मैंने याद करवाया था आपको कि लेस देन 199 पर यू आर कंसोली, इसके ऊपर संजय लीला बंसोली। 199 पर यू आर कंसोली, यू आर मतलब तुम, और यू से अपना था अनरजिस्टर्ड और आर से मतलब था रेसिपिएंट।